जी, फ्रेंड इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आधुनिक काल में हम प्रयोगवाद पर बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने प्रयोगवाद संबंधी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सीरीज के ड्यूरिंग आपको सारे पीवाईक्यू भी करा दिए जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी इस तरीके से कराए जाएंगे कि आपको याद भी होता रहे। जब भी आप प्रयोगवाद पढ़ते हैं तो प्रयोगवाद में 1943 में तार सप्तक यानी 7 कवियों के बहुत ही सिलेक्टिव जो रचनाएं थी और उन 7 कवियों को एक जगह एकत्रित करने का काम जो किया अज्ञे जी ने। तो इस तरीके से आप देखते हैं कुल मिला के 4 तार सप्तक आता है और उनसे लगातार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम पीवाईक्यू करने के पूर्व एक एक करके तार सप्तक के कवियों को याद कर लेते हैं। मैंने ये जो ट्रिक बनाया है बहुत ही मतलब इस तरीके से कि आप लॉन्ग टाइम तक ये ऐसा ना हो कि कोई भी ट्रिक ऐसे ही फालतू बनाओ। इन्हीं नामों से कोई अर्थ निकालिए क्योंकि जब आपके सामने एग्जाम में आएगा तो वो अर्थ अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा, तो इतने भी आप क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करेंगे और रटेंगे भी नहीं। मेन बात है रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे ट्रिक में। आपके लिए यूजफुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हम तार सप्तक 1943, हमने ये बताया था आपको कि दूसरा तीसरा चौथा करके तार सप्तक आया है, लेकिन पहला नाम से कोई तार सप्तक नहीं है, बल्कि पहला अपने आप में तार सप्तक ही 1943 में आया था। अज्ञे जी, रामविलास शर्मा और गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रभाकर माशवी, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये 7 कवि हैं। और कवियों का आपको समय उनका ध्यान रखना है। देखिए अज्ञे जी का समय अगर देखेंगे तो 1911 है ना, 1911 यानी 11 और 12 यानी 1 साल का डिफरेंस जो है अज्ञे जी और रामविलास शर्मा जी में है। बाकी आप ये देखिए कि 1917 में मुक्तिबोध और बलवंत यानी गजानन, और अगर क्रम से आप इन्हें ध्यान रखेंगे तो 17 में दोनों लोगों का है, मुक्तिबोध का भी, माचवे का भी। और फिर इसके बाद एक ही साल ड्यूरिंग नेमीचंद जैन जी का, और फिर 19 में गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। तो बहुत ज्यादा जो है अंतर नहीं है। अब हम आते हैं कि किस ट्रिक के माध्यम से जो है हम कवियों को याद रख सकते हैं। कोई ऐसा तरीका है जिसे याद किया जा सकता है, तो हम प्रयास करते हैं। देखिए आप ये देखिए कि अज्ञे का अर्थ क्या होता है। आ मीन्स नहीं, गे मीन्स जाना जा सके। आप किसे जान नहीं सकते। जब आप साकार निराकार की बात करते हैं तो निराकार ईश्वर की कल्पना करते हैं तो आप उन्हें नहीं जान पाते हैं। निर्गुण निराकार की भी भक्ति भाव में लोग डूबते हैं, जैसे कबीर जी को आप देखिए। तो अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके, तो आप एक अपने जीवन काल में ये समझिए कि जैसे ही आपको बोध होता है, बोध यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी आपने देखा होगा कि बोध होने में कितना समय लगा। अब जीवन का सत्य से परिचित होने में समय लगता है, लेकिन जैसे ही आपको बोध होता है ना, आपको तुरंत मुक्ति मिल जाता है। आप बड़े बलवान हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, इमेंसली स्ट्रांग हो जाते हैं। और जैन बौद्ध धर्म तो इस चीज के लिए है भी, सत्य, हिंसा, स्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो पूरे तार सप्तक में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। आप देखिए अज्ञेय, अज्ञेय यानी जिन्हें जाना ना जा सके। किन्हें? राम भगवान को। ऐसे ही आप भक्ति भाव करिए, लेकिन राम है, कृष्ण है, क्या आप इन्हें वास्तव में समझ पाते हैं? जिस दिन आप राम जी को समझ गए, विलास छोड़ देंगे, भौतिक दुनियादारी, ये विलास छोड़ देंगे। आप अपने आंतरिक जो शक्ति है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने पे काम करेंगे। तो अज्ञेय यानी जिसे जाना ना जा सके, किसे? राम जी को। अगर राम जी को आप जान नहीं पा रहे हैं, अगर जिस दिन जान गए तो आप क्या छोड़ देंगे? विलास करना छोड़ देंगे, यानी अज्ञेय राम विलास। अब अज्ञेय हम जान नहीं पाए राम जी को, इसलिए विलास में भौतिक दुनियादारी में थे। लेकिन नहीं, अब पारलौकिक की भी बात करते हैं। और ये विलास जब छोड़ देंगे तभी तो एक्चुअल में सब लोग मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक आपको बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो आपको मुक्ति तो मिलेगा नहीं। इसलिए मुक्ति बोध में आप देखिए कि राम जी को जानने के बाद ही विलास छोड़ रहे हैं और इसके बाद ही मुक्ति मिल रहा है, और वो बोध होने के बाद। और जैसे ही बोध हुआ तो बलवंत, प्रभाकर, माचवे, बलवंत। बलवंत यानी आप क्या है? बलवान हो गए।
तो ये पूरा नाम है प्रभाकर माचवे बलवंत 1917। तो आप बलवंत यानी एक तरीके से स्ट्रांग हो गए। इसके केंद्र में क्या है, जैसे आप राम जी को देख रहे हैं, इनको समझ रहे हैं तो विलास छोड़ दे रहे हैं, वैसे आप जैन धर्म में जाइए तो नेमी चंद जैन, नेम से आप नियमित तौर पे भक्त हैं राम जी के, नेमी चंद जैन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये तीनों चारों को इमेजिन करके बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पे बिना देखे कोशिश करते हैं। हमने क्या बताया है, हमने जो है कहा है कि अज्ञेय, अज्ञेय यानी आप किसको जान नहीं सकते हैं, राम भगवान को। राम भगवान को जान जाएंगे तो विलास छोड़ देंगे, और विलास छोड़ देंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलता है, बोध होने से, है ना। और फिर आप क्या हो जाएंगे, बलवंत यानी बलवान हो जाएंगे। और ये काम आपको नेमिचंद यानी नियमित तौर पे करना है, ऐसे नहीं होगा। नेमिचंद जैन, जैसे जैन धर्म के लिए आप देखेंगे ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो गौतम बुद्ध है, इस तरीके से महावीर स्वामी, इनको बहुत तपस्या करना पड़ा उसके लिए, तो नियमित तौर पे आपको वो चीज फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप इस तरीके के रहेंगे तो भारत के आप भूषण हो जाएंगे, सम्राट हो जाएंगे कि नहीं भाई, भारत के लिए आप भूषण हो ही जाएंगे फिर। तो अब आप यहाँ पे देखिए, पहला अज्ञेय, दूसरे रामविलास जी, और तीसरे आप देखेंगे मुक्तिबोध जी, और चौथे प्रभाकर माचवे बलवंत, और इसके बाद 5वें नंबर पे नेमिचंद, और छठे नंबर पे गिरिजा कुमार माथुर। बस ये आपको बीच में ध्यान रखना, गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। इसके बाद भारत भूषण अग्रवाल करके। और आप एक बार देखिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए इनका समय। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर आप समय देख रहे हैं, मतलब अज्ञेय जी का, रामविलास शर्मा जी का, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप 17 17, 11 12, 18 एक बार लिख के अगर इसको ट्राई करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें ना बिल्कुल बैठ जाएगा। जैसे आपने देखा कि 1911, 12, और फिर हमने देखा कि दोनों लोगों का मुक्तिबोध है मार्च में 17 17, 17 17। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि सिंगल 1918, और 18 के बाद फिर वही चीज रिपीट हो गया दो बार। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 17 17, 19 19, और एक वही रिपीटेशन में 11 12 और 18। तो ये क्रम हो गया ना। अब ये देखिए, आप कथानक बिना देखे भी एक बार सोचिए तो याद होगा। अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके, किसी राम भगवान को। अगर राम भगवान को जानेंगे तो विलास में नहीं रहेंगे। विलास में कब नहीं रहेंगे, जब आपको बोध होगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, तभी आप बलवान होंगे। और इसके लिए नेमिचंद, नियमित तौर पे, जैसे जैन धर्म में महावीर स्वामी ने तपस्या किया, तो नियमित रहना पड़ेगा। और फिर गिरजा कुमार माथुर, और फिर आप भारत के भूषण हो जाएंगे। और बाकी इन लोगों का जो समय है वो ध्यान रखिए। एक दो बार करेंगे तो बहुत अच्छे से ये एक थोड़ा सा हो जाएगा लॉजिकल, कि आपने राम भगवान को देखा, विलास से निकाला मुक्ति का अर्थ, बोध का, बलवंत का अर्थ, नेमी चैन का, तो एक अर्थ निकल के आ रहा है ना। तो आप बाय द वे भूल भी जाएंगे, तो भी एग्जाम में जैसे ही आएगा तो आपको तुरंत उनका अर्थ याद आ जाएगा। और मुझे लगता है ये बहुत साइंटिफिक तरीका है, इसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अभी हमने एक ही सप्तक किया, धीरे धीरे हम सारे सप्तक कर लेंगे। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है, तार सप्तक, चौथा, तीसरा। देखिए, तार सप्तक पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कवित्री मिली, एक भी मिली नहीं मिली, तो पहले में तो थी ही नहीं। 7 कवियों में आपने देखा राम जी को, है ना, अज्ञेय, गिरिजा कुमार। अच्छा, वो एक तरीके से आप ये भी देख लो, क्रम से हो गया, ठीक है, आपको क्रम से याद हो गया। भारत भूषण और प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, और बाकी तार सप्तक में इन्होंने राहो का अन्वेषी कहा है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कह रहे कविता मेरे लिए कोई भावुकता का हाय हाय नहीं है। ये किसने कह दिया कि भाई वो प्रौढ़ प्रतिक्रिया है? ऐसे ही थोड़ी कविता लिख दिया जाता है। तो ये कहने वाले कौन है?
कुंवर नारायण जी, अरुण कमल, रघुवीर साय, राजकमल चौधरी। देखिए जीडीसी का क्वेश्चन है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की आया है ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति, ये कहना तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का है। तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का, इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है कुंवर नारायण जी का। देखिए चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, एक एक करके हम रचनाकारों को भी देख लेंगे। तो कुंवर नारायण जो है इनका है चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने कोई दूसरा नहीं 93, इन दिनों 2002, आत्मजयी 65, बाजसुआ के बहाने 2008। इसमें बहुत ज्यादा आप ये भी देखिए कि कौन सी रचनाएं बार बार किस रचनाकार की पूछी जाती है। जैसे चक्रव्यूह है कुंवर नारायण का, है ना, और आत्मजयी कई बार पूछा गया है। नकेनवाद, इस कॉन्सेप्ट को भी हम बता देंगे। नकेनवाद का अर्थ क्या होता है? नकेनवाद नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। कौन है तीन लोग में? तो देखिए न के न, यहाँ से आप अर्थ निकालेंगे तो नकेन का अर्थ आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि नकेन का क्या मतलब है। इसमें देखिए ना फार नलिन, देखिए ना का फार केसरी और ना फार नरेश, तो नलिन, नरेश, केसरी। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी हम देख लेंगे आगे क्लास में। प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है कि ये प्रपदवाद को नकेन कहेंगे, ये बिहार के तीन कवि हैं, नलिन है, केसरी है, नरेश है। इनके प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर नकेन लिखा गया है। सन 1952 में नरेश के संपादकीय में जो प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपदवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। महत्वपूर्ण तथ्य, 1952 में ये लोग बिहार के थे तीनों लोग, और नरेश जो थे उनके ही संपादकीय में पत्रिका निकला प्रकाश, उसमें तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया गया। प्रपदवाद तथा प्रयोगवाद में मूल अंतर है क्या? प्रपदवाद जो है वो प्रयोग को साध्य मानता है, साध्य बोले तो अल्टीमेट लक्ष्य मानता है कि प्रयोग ही साध्य है प्रपदवाद। लेकिन ये चीज प्रपदवाद कह रहा है कि प्रयोग साध्य है, लेकिन प्रयोगवाद वाले कह रहे नहीं, प्रयोग तो हमारे लिए साधन है। इस अंतर को ध्यान रखिएगा। प्रपदवाद प्रयोग को अल्टीमेट लास्ट अपना अंतिम लक्ष्य मान के चल रहा है, लेकिन प्रयोगवाद के लिए प्रयोग क्या है? एक साधन के तौर पे है। ठीक है, तो साध्य और साधन वाला मामला है प्रपदवाद और प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद के प्रवर्तक तो इसे हमने पहले ही देख लिया था, अज्ञे जी है, 1943, तार सप्तक में 7 कवि। और सबसे पहले हमने देखा था नंदुलारी वाजपेयी जी ने, जो प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध है उनमें इस चीज का जिक्र किया है। तो नंदुलारी वाजपेयी प्रयोगवादी रचनाएं। बैठे थाली का धंधा कहा है नंदुलारी वाजपेयी जी ने, है ना, और भूमिका में राहु कानवीसी इन्होंने क्लियर कर दिया है। बाकी प्रयोगवाद किन किन से प्रभावित था? फ्राइड के दर्शन से। डॉक्टर नगेन ने ही प्रयोगवाद को क्या कहा है? तो डॉक्टर नगेन ने ही प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है, शैलीगत विद्रोह। और रघुवीर साय ने प्रयोग को कलात्मक अनुभव का क्षण कहा है। तो ये दोनों ध्यान रखना हमको, कलात्मक अनुभव का क्षण किसने कहा है। अभी हमने देखा था कि हमने कहा था ना आत्मजयी रचना पहले पूछा गया है, याद है? आत्मजयी रचना किसका है? बाजसुआ के बहाने भी था, आत्मजयी करके था, ये सब किसकी रचना थी? तो कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर साय, दुष्यंत कुमार। तो यहाँ पे देखिए जो आत्मजयी है, आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना। कुंवर नारायण जो है वो तीसरे सप्तक में आप कुंवर नारायण को पढ़ेंगे 1959 में। प्रयोगवादी कवि है। कुंवर नारायण की कृति में चक्रव्यूह कई बार पूछा गया है, चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002। तो कुंवर नारायण कृत कौन कौन से हैं? आप इनकी कृतियों को भी एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि इसी में या अलग से एक एक कवियों की जो कृतियां हैं उनको भी याद करा देंगे, क्योंकि ये कृति जो है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। बाकी इससे आपको आइडिया भी लग रहा है कौन सी रचना बहुत इंपॉर्टेंट, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने। और ये कुंवर नारायण ने 2 प्रबंध काव्यों की रचना की। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है 1965 में, और बाजसुआ के बहाने 2008 में आया। ये दोनों प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण कृत जो आत्मजयी प्रबंध काव्य है उसका मूल कथा जो है कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। हरी घास पर चढ़कर ये रचना आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा बीए के उसमें। तो ये सचिदन वात्स्यायन अज्ञे जी का है, और इसका समय क्या है? 1949।
अज्ञेय जो है उनको प्रयोग हुआ तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहते हैं। पहला काव्य संग्रह अज्ञेय जी का है भग्नदूत 1933 में, और अंतिम है ऐसा कोई घर आपने देखा 86 में। तो पहला काव्य संग्रह भग्नदूत है, ऐसा कोई घर आपने देखा 86। अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह में चिंता 42, इत्तलम 46, हरी घास पर छड़बर 49, बावरा हेरी 54, इंद्रधनुष रौदे हुए 57, अरियो करूर प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 61, पूर्वा 65, कितनी नाव में कितनी बार 67, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 69, सागर मुद्रा 70, पहले मैं सुन्नाटा बुनता हूँ 73, महावृक्ष के नीचे 77। अज्ञेय द्वारा रचित असाध्य वीणा एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका सचिदन वाशायन अज्ञेय, श्रीकांत, धर्मेश भारती, कुंवर नारायण, ये भी ऑनर्स में भी लगा हुआ था हम लोगों के पाठ्यक्रम में। तो ये हिरानंद वाशायन अज्ञेय जी का है। बाकी श्रीकांत वर्मा जो है कहते हैं कि भाग कर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया, यानी प्रमुख काव्य पंक्तियां श्रीकांत वर्मा जी की कह रहे हैं कि भाग कर अकेलेपन से अपने तुम्हें में मैं गया, इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, धर्मवीर भारती। इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, कवियों का कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कितनी बार भी अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं, कुंवर नारायण। कवियों का वैसे कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि जब कवि कोई कविता लिखता है तो कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि कितनी बार वो जीता और मरता है, क्योंकि जब वो लिख रहा होता है अपने जीवन की अनुभूति लिख रहा होता है, तो वो कितनी बार लिखने में खुद को जब तक जीता है लिखता है, ये चीज है। अज्ञेय जी का समय 1911-87, अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले थे, शलाका पुरुष थे, भग्नदूत, चिंता इतलम, बावरा हेरी, कितनी नाव में कितनी बार, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार विजय कुमार माथुर, सचिदानंद वाशायन अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। दो काव्य संग्रह है इनका, एक चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये दो है। अंधेरे में एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, भूल गलती, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, ये सब भी रचना है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला, वर्मा। देखिए ये एग्जाम में भी हरियाणा वाले में भी आया था, एचपीएससी में भी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र गजानन माधव मुक्तिबोध का है। बाकी हमने देखा कि दो ही काव्य संग्रह है, तो दोनों का समय भी ध्यान रखना, 1964 और 80, यानी इनका दो काव्य संग्रह या मुक्तिबोध जी का, भूरी भूरी खाक धूल 80 में, चांद का मुंह टेढ़ा 64 में। काव्य देखें तो अंधेरे में एक स्वप्न कथा, अच्छा एक ये भी है, काव्य ये लिखते हैं कि अंधेरे में हमने क्या देखा, अंधेरे में एक स्वप्न कथा देखा, स्वप्न कथा में क्या देखा, एक ब्रह्म राक्षस देखा, और भूल गलती हमसे गलती हुई, उसमें मेरे लोग, मैं उनका ही होता, और लकड़ी का रावण था, मुझे याद आते हैं। मतलब ये काव्य ऐसा इमेजिन कर रहे हैं मुक्तिबोध के, अंधेरे में एक स्वप्न देखा, और कौन था स्वप्न में, एक ब्रह्म राक्षस रावण, लकड़ी का रावण था, और भूल से या गलती से मेरे ही लोग थे, मैं उनका ही था, मुझे याद आता है, मतलब स्वप्न भी ऐसा वैसा देख लिया। कहानी संग्रह इनका है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो है 1964 वाला, ये चांद का मुंह टेढ़ा एक कविता संग्रह है, और बुरी बुरी खाक धूल 1980 कविता संग्रह है। कहानी संग्रह इनका है काठ का सपना और सात से सता से उठता आदमी, तो ये दो कविता संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल। कहानी संग्रह है काठ का सपना, सता से उठता आदमी। आलोचना इनका बहुत महत्वपूर्ण है, कामायनी पुनर्विचार। दूसरा है नई कविता का आत्मसंघर्ष। तीसरा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। समीक्षा की समस्याओं में इन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से सारी चीजें बताई थी कि जब वो समीक्षा कर रहे थे कि एक आरोप था ना कि पहले क्या था कि जो प्रगतिवाद प्रयोगवाद वाले, तो प्रयोगवाद वाले अपने प्रगतिवाद वालों के करीबी अपने को समझते थे, लेकिन एक समय आया कि जो प्रगतिवाद वाले थे उन्होंने तिरस्कृत भाव से प्रयोगवाद वालों को देखा। तो समीक्षा की समस्या में ये बात मुक्तिबोध जी लिखते हैं। बाकी इनका एक साहित्य की डायरी ये यूजीसी नेट के 10 यूनिट में जो है उसमें लगा है, और चैनल पर हमने कराया भी है, बहुत बढ़िया है, आप इसको जरूर पढ़िए। बाकी आलोचना में इन्होंने कामायनी पुनर्विचार, बहुत फेमस है इनका कि कामायनी एक पुनर्विचार, तो इसमें आप ये समझिए ना कि मुक्तिबोध की कोई भी रचना ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं, ये ऐसे टॉपिक है
कि आप ये समझिए ब्रह्म राक्षस अंधेरे में तो बहुत महत्वपूर्ण है। शांत का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल, समय के साथ संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक कई बार सूत्र पूछा गया। कामायनी एक पुनर्विचार किसका है पूछा गया है। नए साहित्य का सौंदर्य सास किसका है, एक साहित्य की डायरी किसका है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, काट का सपना, सतह से उठता आदमी, कोई भी छोड़ने लायक नहीं है। बाकी रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कहते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन जो चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। एक बड़े कलाकार की अगर कहे स्केच बुक तो बड़े कलाकार की स्केच बुक कौन सा है, तो बड़े कलाकार का स्केच बुक इनका कौन सा, चांद का मुंह टेढ़ा है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति, देखिए कला क्या है, सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह, ये इनमें से किसका कहना है, अज्ञेय जी का, प्रसाद जी का, निराला जी का। ये अज्ञेय जी कह रहे हैं कि अगर जो कला है ना, ये जो कला है वो सामाजिक, अगर सामाजिक दृष्टि से अनुपयोगी है तो अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध वो अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकोनिक कल्पना चित्र और फैंटेसियों में, तो फैंटेसी को आकार देने वाले कौन है, पंत, निराला, नागार्जुन। मुक्तिबोध नागार्जुन जी को आपने पहले ही पढ़ लिया है। बाकी फैंटेसी की दुनिया में मुक्तिबोध जी का ही एक छत्रराज है। मुक्तिबोध की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा फैंटेसियों को आकार देती है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। 1917 में जन्म है, 64 में निधन है। 64 में ही इनका हमने देखा काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा भी आया था। और तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका, तार सप्तक ही ऐसे पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में नहीं आया। देखिए 64 में उनका मृत्यु है, उसी समय आया भी भूरी भूरी खाक धूल कविता, काट का सपना, सतह से उठता आदमी कहानी, विपात इनका उपन्यास है। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता रामदास। ये रामदास किसके, रामदास के रचयिता कौन है, वैसे ये आधुनिक हिंदी कविता की बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण कविता है रामदास। नागार्जुन, रघुवीर सहाय, शिवमंगल सिंह सुमन, कुंवर नारायण। तो देखिए यहाँ पे रघुवीर सहाय जो है, रघुवीर सहाय रामदास कविता के रचयिता है। रघुवीर सहाय जी रामदास कविता के रचयिता। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे। इनका जन्म दिसंबर 1929 तथा निधन दिसंबर 90 में हुआ। सीढ़ियों पर धूप में आत्मकथा, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, इनकी प्रमुख कविता संग्रह है। ये प्रमुख कविता संग्रह है। रास्ता इधर से, कहानी संग्रह, लिखने का कार्य, निबंध संग्रह, इनकी प्रमुख कृतियां। इनकी पहली कविता अंत का आरंभ सन 1946। अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः क्या है, अज्ञेय की जो नदी के द्वीप करके है, तो अज्ञेय के नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः, नदी और द्वीप को क्रम से बताना है कि कवि और साहित्य का प्रतीक है, प्रभाव एवं चेतना का है, जल एवं भूखंड का है, समाज एवं व्यक्ति का है। नदी और नदी के बीच में एक द्वीप क्या होगा भाई, नदी, आप ये समझिए ये बड़ा सा नदी है, नदी के बीच में मान लो माजुली द्वीप है, तो ये बड़ा सा नदी क्या हो गया, ये बड़ा सा नदी क्या होगा, समाज है, और ये बीच में द्वीप है। तो नदी के द्वीप अज्ञेय की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है जिसमें नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक है। आंगन के पार द्वार 1961, ये कविता संग्रह के लिए 1964 में साहित्य अकादमी मिला था। कितनी नाव में कितनी बार 1967 कविता संग्रह के लिए 78 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार 61 के लिए 64 में, फिर कितनी नाव में कितनी बार 67 में कविता संग्रह के लिए 78 में भारतीय ज्ञानपीठ। ये क्वेश्चन जो है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये पंक्तियों के रचयिता कौन है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये बहुत गजल की पंक्तियों में से है ना, बहुत प्रसिद्ध है दुष्यंत जी का। तो इनका गजल संग्रह है साए में धूप करके है, साए में धूप। इनका जन्म 1933 में, निधन 75 में हुआ। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, प्रमुख काव्य कृतियां, एक कंठ विश्वाई इनका प्रसिद्ध गीत नाट है।
एक तो गजल इनका प्रसिद्ध है, शाये में धूप दुष्यंत जी का 1933 से, और सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसन, बाकी एक कंठ विषपाई, गीति नाट्य है। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से जुड़ा है? भाई आज ही हम लोगों ने देखा है, प्रयोगवाद से 1943, और नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन और संपादन हुआ, और यहीं से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। बाकी 1943 में तार सप्तक आया, 51, 43, 51, 59, 79। बाकी हम लोगों ने पहले मुक्तिबोध, नेमीचंद, भारतभूषण, इनको पहले वाले तार सप्तक के कवि को आज के उसमें देख लिया है। कौन सी कृति वात्स्यायन अज्ञे की नहीं है? साय में धूप, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, चिंता। अभी हमने साय में धूप करके देखा है ना, जस्ट ऊपर ये, इसलिए आपको कुछ चीजें याद हो तो एलिमिनेट करके आप उत्तर तक आ सकते हैं। अभी हमने साय में धूप गजल संग्रह देखा, 1975 दुष्यंत जी का गजल संग्रह है, 1975 में आया था। बाकी चिंता इनका 42 में, बावरा हेरी 54 में, इंद्रधनुष रौदे हुए 57 में अज्ञे जी का कविता संग्रह है। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रयोगवाद, इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उनके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। क्या गलत है इसमें? इसका मतलब क्या समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है? यह व्यक्ति की अनुभूति और समष्टि की अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य की अनुभूति से अलग करके नहीं देख सकते हैं। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। तो यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि, ये क्या समस्त परंपराओं का खंडन करता है और अन्वेषण करने की बात करता है? ये गलत है, क्योंकि प्रगतिवादी काव्य की प्रक्रिया, जो प्रगतिवादी काव्य के संबंध में हमने बताया था कि उसमें समीक्षा में मुक्तिबोध जी ने प्रगतिवाद वर्सेस प्रयोगवादों पे बात की थी, और ये कहते हैं कि ये जो है प्रगतिवादी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया, जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग हुए, इससे प्रयोगवाद आया। इसमें अहमवादी व्यक्तित्व, नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, निराशावाद, सामान्य विषयों को महत्व, ये सारी चीजें आई। तो आधे घंटे का क्लास हो गया, आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी ये सीरीज चलता रहेगा, एक एक करके हम, जैसे मुक्तिबोध जी है, अज्ञे जी है, इन सब पे भी डिटेल में बात करते चलेंगे। तो मतलब इससे ये होगा कि आपका एक तरफ पीवाईक्यू पूरा खत्म होता रहेगा, नई कविता और प्रयोगवाद का, और इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है क्लास के 10 मिनट पहले जो है, 20 मिनट अगर हम पीवाईक्यू कराएंगे तो 10 मिनट में कॉन्सेप्ट कराएंगे। बाकी जैसी भी प्रतिक्रिया हो क्लास से संबंधी जरूर दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।